हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी 12th नवंबर का करेंटली का एपिसोड लेकर आया हूँ। एज यू नो कि यस्टरडे आई आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस एंड आई वांटेड योर रिकमेंडेशंस। तो उन्हीं रिकमेंडेशन के बेसिस पे फाइनली मैंने क्या डिसाइड किया वो पहले मैं बता देता हूँ और आज से करेंटली इस तरीके से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले जो है मैथ टेक्निक्स जो है बच्चों ने कहा कि एक दो मैथ टेक्निक्स हम डेली डिस्कस कर सकते हैं, तो वो मैं आज से स्टार्ट करूँगा अलॉन्ग विथ जिस तरह से मैड स्ट्रीक चैलेंज चल रहा था। 8th डे है, पार्लियामेंट टॉपिक है, वो तो होगा ही और उन्हीं टेक्निक्स को मैं कोशिश करूँगा कि इन क्वेश्चंस पे लगा पाऊँ। ठीक है, पहले ये। सेकेंड थिंग इज़ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको कवर करेंगे, प्रीलिम्स एंड मेंस स्पेसिफिक आर्टिकल्स। मतलब कि बस हिंदू से नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा कि एक्सप्लेन्ड जो है इंडियन एक्सप्रेस का, अगर आपको एक दो आर्टिकल्स अच्छा लगता है तो उसको भी इंक्लूड कर लिया करो, तो वो भी मैंने आज से कर दिया है। एंड मेंस इनरिचमेंट तो है ही, ठीक है, ओके। एंड दिस इज द योर एक्सप्लेन्ड जो है मैंने उससे आर्टिकल उठाया है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। एंड इसके अलावा वी हैव टीडीएफ में आपके क्वेश्चंस होंगे एंड सेपरेशन ऑफ पावर आपका आज का टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। जो मैथ टेक्निक्स की बात है, एवरी डे आई हैव डिसाइडेड कि एक टेक्निक आपको बताऊंगा, एक से दो टेक्निक, ठीक है, विद एन एग्जाम्पल। बिफोर स्टार्टिंग ऑल ऑफ दिस आई वुड लाइक टू से कि सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ठीक है। एंड खास करके जब व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। एंड मतलब कि आपको कंप्लीट जो है ना, ये नहीं ऐसा एक्सपेक्ट करो कि हर चीज़ पता होगा, बट अगेन ऐसे सब्जेक्ट्स में ना आप अगर बेसिक बुक रीड करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू बुक है आपके पास और आप उसको 2-3 टाइम्स प्रीलिम से पहले रीड करते हो, तो डेफिनेटली आपके जो है ना हाई स्कोर करने के चांसेस रहते हैं इन दीज सब्जेक्ट्स। बट व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल भी है और अगर रिसेंट ईयर्स में देखो तो अनप्रिडिक्टेबल है, तो यहाँ पे आप अगेन मैथ टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वी हैव इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये सब में आप मैथ टेक्निक्स ज़्यादा मतलब कि इस्तेमाल कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू दीज सब्जेक्ट्स हमारा फोकस होना चाहिए कि हम जो है अपने नॉलेज पे ज़्यादा रिलाई करें, ठीक है। अगर नॉलेज के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो देन वी विल मूव टू मैथ टेक्निक्स, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। दो टेक्निक्स की आज बात करूंगा और मैं दिखाऊंगा कैसे इस क्वेश्चन के थ्रू। ऑलरेडी मैंने कल इसे ग्रुप पे डाला था, इसे और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, yesterday we discussed, there was an article about सुप्रीम कोर्ट रिमार्क की सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है वो विमेन है इंडिया में। तो उसी आर्टिकल में डिस्कस किया गया था अबाउट जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, देर आर 3 स्टेटमेंट्स एंड ऑप्शंस के जो है ना कि जो अरेंजमेंट है इसको भी फोकस करना है। मतलब 3 पैरामीटर्स मुझे लगता है जिस पे फोकस करना चाहिए आज के लिए स्पेसिफिकली। फर्स्ट इज टोन, जो क्वेश्चन में है, स्टेटमेंट्स में है, ठीक है। देन टेक्निक जो 1 लगाएंगे जो मेन है वो, दैट इज ऑप्शंस कैसे अरेंज रहे देख लो। ऑप्शंस अरेंजमेंट अगर देखो इस क्वेश्चन में तो मिनिमम 2 करेक्ट है एंड मैक्सिमम 3 करेक्ट है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को। एक गलती जो है ना, इस बेसिस पे बस एक गलत में श्योर शॉट निकालना है ना, वी विल मूव टू द रीच टू द आंसर। एंड जब ऐसे आंसर्स, ये ऑप्शंस अरेंजमेंट होती है ना, तो इसमें मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, मैक्सिमम टाइम्स, नॉट ऑल द टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स ये होता है कि एक गलत होता है और 2 सही होते हैं, मतलब कि ऑल नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन में टेक्निक नंबर 2 देखिए कि ऑप्शंस जो है ना किस तरह से प्लेस किए गए हैं। तो अब ये जो ऑल वाला है ना, ये रेयर ही होता है, इसको फर्स्ट में डाला जाता है, और जो लेसर नंबर, मतलब कि जब लेसर नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, उसको नीचे डाला जाता है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हिंट होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं कंक्लूजन जो है हमारा आंसर पहुंचने तक, ठीक है। तो ये 2 चीजें टेक्निक जो है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी। और टोन तो है ही, वो तो हर जगह अप्लाई होता है, मतलब कि एग्जैक्टली किस भाषा में क्या जानना चाह रहा है या क्या पूछ रहा है, ठीक है। लेट अस गो टू द क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन ना इजीएस्ट क्वेश्चन होगा 2024 अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है, क्योंकि 2023 के सितंबर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये बिल पास हुई थी और जो द्रौपदी मुर्मू ने इनको साइन किया था एंड एक्ट में ये कन्वर्ट हुआ था। तो नारी शक्ति अधिनियम जो है, वंदन अधिनियम, प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा। ठीक है, अब ये सही है गलत है इसको होल्ड पे रखते हैं। दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। एज वी नो, हम सब जानते हैं कि जब कोई रिजर्वेशन लाया जाता है ना रिप्रेजेंटेशन को लेकर या एजुकेशन को लेकर, तो शुरू में कुछ सालों के लिए होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। तो इस बेसिस पे ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, 15 years या 10 years हम यूजुअली पढ़ते हैं। Then we have the third statement. There are provisions for the reservation of seats for the scheduled caste women within the quota reserved for the scheduled caste. तो विमेन के लिए आ रहा है तो विद इन तो होगा ही ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, यूजुअली ये इसका अगर नोशन देखो, मतलब कि मीनिंग देखो इसका, तो आपको लगेगा एग्जैक्टली कि हाँ, मतलब टोन ही है इसका पॉजिटिव। तो इसके साथ तो वैसे भी जाना है, ये तो बिल्कुल सही है। हमें इन दोनों में डिसाइड करना है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये डिसाइड हमने किया है कि ऑप्शंस की जिस तरह से अरेंजमेंट है उस बेसिस पे वी आर डिसाइडिंग कि आउट ऑफ दिस 3 एक गलत है, हम एक गलत के खोज में हैं, एक सही मिल गया है। अब आउट ऑफ दिस 2 अगर एक गलत मिल गया तो हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। अभी ऑप्शंस अरेंजमेंट की ही टेक्निक की बात कर रहे हैं। अब देखो 18th लोकसभा, आपको अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, पता है कि 18th लोकसभा 2024 से 2029 के बीच होगी, फाइन। तो अब आपको ये समझना है कि सितंबर में ये बिल पास होता है 2023 में, और अगर रिजर्वेशन आना है तो खास करके जो रिप्रेजेंटेशन का रिजर्वेशन आता है वो नेक्स्ट सेंसस के बाद आता है। अगर थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा तो ये 18th लोकसभा से तो नहीं आना है, उसके बाद ही आना है। इतना हम डिड्यूस कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। तो ये मुझे गलत लगेगा एग्जाम हॉल में अगर मैं बैठा रहूंगा, अगर मैं श्योर नहीं रहूंगा तो इस बेसिस पे हम सी तक पहुंच गए। ठीक है, 15 years 10 years माइट भी एक क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ भी हम श्योर नहीं है अगर हमें नहीं याद है तो। बट अगेन हम इस चीज में ज्यादा श्योर कहाँ है गलती होने का, ये लग रहा है मुझे हमारे कॉमन सेंस से। ठीक है, नाउ अगर एक और है टेक्निक जिससे आप आंसर तक तो नहीं पहुंच सकते, बट इतना समझ सकते हो कि ये जो ऑप्शन है ना ये गलत है, क्योंकि ये ऑड प्लेसमेंट है इसकी। 1 2 3 ऑल जो है ना ऊपर ही, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में ही डाल दिया है, तो ये तो वैसे भी आंसर नहीं होना। तो 2 ही करेक्ट होंगे, एंड उसमें से 3 में सबसे ज्यादा किस में श्योर होगी गलत है, वो इनकरेक्ट है, वो फर्स्ट होगा। ठीक है, समझ गए। 3 चीजें हैं, टोन क्या होती है क्वेश्चन की, स्टेटमेंट्स की, ऑप्शंस कैसे अरेंज किए जाते हैं इस पे फोकस रखना है, एंड ऑप्शंस की प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है अब से क्वेश्चन जब भी करोगे। ठीक है, ऑल्सो आई वुड से कि अगर आपको नॉलेज है तब तो समय वेस्ट ही नहीं करना है। अब अगर आपने पढ़ रखा है, आपको पता है, तब तो कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है, फाइन। अगर नहीं है, इन दैट केस मैं ये कह रहा हूं, समझ गए। चले आगे प्रैक्टिस करें। चलिए अब अपना जो है कमेंट सेक्शन में आ जाइए और मेरे साथ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। ठीक है, पार्लियामेंट भारत के लिए, मतलब भारत के पूरे मतलब पूरे भारत के लिए या एनी पार्ट के लिए जो है इंटरनेशनल ट्रीटीज के लिए लॉ बना सकती है। अब इस क्वेश्चन में क्या देखो, ऑप्शंस क्या हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स तो है नहीं, यहाँ पे टोन ऑफ द ऑप्शंस पे फोकस करना पड़ेगा और क्वेश्चन का क्या टोन है। ठीक है, तो ऐसे सोचना और ट्राई कीजिए, फाइन। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज बहुत बेसिक है, इजी है। यूनियन कितने करेक्ट हैं, यहाँ पे आप क्या ध्यान में रखोगे, मैक्सिमम कितने सही हो सकते हैं 2 और मिनिमम 0। ठीक है, अब आपको देखना है, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज इतनी सबको होती है और ये इजीली सॉल्वेबल है। तो मैं इस क्वेश्चन में कोई टेक्निक की बात ही नहीं करूंगा, बहुत इजी है। इतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूनियन टेरिटरी आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड वन इज इट इज within the purview of the chief election commissioner to adjudicate the election dispute। इलेक्शन डिस्प्यूट को CEC देखता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में मे भी कुछ लोगों को डाउट हो, ओके।
अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा ओनली। ये टोन देखो, ठीक है, फाइन। अब आपको आंसर तक पहुंचना है। याद रखना मैक्सिमम 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं और एक जो है मिनिमम तो नन है, तो सारे गलत हो सकते हैं। बट देखना कि अगर 2 में डाउट है तो उस हिसाब से ऑप्शंस हैं क्या, ये भी मद्देनजर रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। देखो एक चीज और बताऊंगा, पार्लियामेंट से अगर क्वेश्चंस देखोगे ना तो 2 टॉपिक्स पे प्राइमरीली पूछा जाता है। एक तो बिल्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें भी मनी बिल, इसको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। एंड देन वी हैव जो कमिटीज हैं पार्लियामेंट के अंदर, और कंपैरिजन ऑफ पावर्स तीसरा टॉपिक कह सकते हो, और भी हैं, एंड स्पीकर, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, चाहे चेयरमैन हो डेप्यूटी चेयरमैन हो, ये 3-4 टॉपिक्स पे यूजुअली क्वेश्चन पूछते ही है यूपीएससी प्रीलिम्स में। हाँ तो यस, मनी बिल के बारे में है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप पढ़िए और इसका आंसर बताइए मुझे। और ये देखिए कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो एक कौन सा रॉन्ग है पहले तो वो निकाल लीजिए, एक तो पक्का रॉन्ग है, और वो अगर निकल गया तो उसके बाद डिसाइड करना है आपको। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन देखना कि 2 स्टेटमेंट्स वाला है ना, एक भी सही हो सकता है, दूसरा भी सही होता है, दोनों हो सकता है, दोनों गलत हो सकते हैं। ये सबसे मतलब डेडली क्वेश्चन मुझे लगता है। एक तो ये, और हम 6th एंड 8th क्वेश्चन भी देखेंगे कि जो पेयर वाला होता है ना, उसमें भी ये दिक्कत आती है कि आप एक ऑप्शन से डिसाइड नहीं कर पाते हो, ट्रिक लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का और स्टेटमेंट्स का जो टोन है ना, वो बहुत मैटर करता है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो ऐसे क्वेश्चन में टोन ही मैटर करेगा, तो थोड़ा आप ध्यान से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5th। बिल जो है पेंडिंग रहती है पार्लियामेंट में, कब उसका जो लैप्सेस ऑफ बिल है ना, ये वही बिल से ही क्वेश्चन आया है अगेन। तो इसमें देखो मैक्सिमम 2 करेक्ट हो सकते हैं, 2 स्टेटमेंट, और मिनिमम 1 हो सकते हैं। आपको डिसाइड करना है इसको यूज करते हुए। एंड मतलब है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, बट अगर नहीं आता है तो इसको यूज करना, इसको ध्यान में रख के क्वेश्चन को डील कीजिए। देन वी हैव फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट, रेफरेंस उसको लेते हुए 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इसी क्वेश्चन के बारे में मैं कह रहा था कि टोन, यहाँ पे ऐसे पेयर वाले में टोन बहुत मैटर करता है। यहाँ पे ऑप्शंस के अरेंजमेंट, ऑप्शंस का प्लेसमेंट हम नहीं यूज कर सकते इन टेक्निक्स को, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं, 5 अगर स्टेटमेंट्स होते हैं तो 3 करेक्ट यूजुअली होता है, ऐसा रहा है। मतलब यूपीएससी के अगर देखो तो मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो देखे होगे तो ऐसा रहा है। बट थोड़ा सतर्क रहिएगा, हर जगह वो अप्लाई नहीं होगा। नॉलेज है तब तो कोई बात ही नहीं, अगर अप्लाई करना है तो थोड़ा ध्यान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, ठीक है। ये तो हो गया क्राइम पेट्रोल। ओके, सो द डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ। डेडलॉक कब हटाया जा सकता है, अगेन वही बिल्स की ही बात है। तो किन बिल्स में हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे एक भी सही है, 2 भी सही है, एंड तीसरा भी, तीनों सही है। अब यहाँ पे ना मैं इन क्वेश्चन में ना ज्यादा रिलाई करूंगा नॉलेज के ऊपर। फाइन, देन द लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द डे। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में क्वेश्चन है। आपको आउट ऑफ दिस 3 स्टेटमेंट्स कौन से करेक्ट हैं ये फाइंड करना है। एंड अगेन 8th नंबर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे टोन जो है वो मैटर करेगा, टोन, नॉलेज प्लस टोन, ठीक है। क्वेश्चन का जो टोन है, स्टेटमेंट का जो टोन है, ठीक है। लेट अस गो टू द आंसर्स, कैसे हमें डील करना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री कमेटी, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। देखो नॉलेज इस पे होना चाहिए, इतना मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं है तो उस केस में एक बार सोचना कि आर्टिकल 368 क्लॉज 2, उसके बेसिस पे अगर कोई फेडरल फीचर्स पे पार्लियामेंट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रही है, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स जो है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स की सहमति चाहिए। मैक्सिमम कितना, हाफ +1, मतलब 50% +1 चाहिए।
ऑल स्टेट्स तो वैसे भी नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये तो नॉर्मल सा लॉ की बात की जा रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368 क्लॉज 2 जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, हाफ स्टेट्स प्लस वन, उसकी सहमति चाहिए। अब देखो इस स्टेटमेंट में विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स, ये तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो वैसे भी आउट है। विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स, ये हो सकता है। अब देखेंगे विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न, ये भी हो सकता है। एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। अब देखो ये बी एंड डी जो है ना पोलर अपोजिट है, और जब चीजें पोलर अपोजिट होती है तो वन ऑफ देम ना, अगर ऐसे चार ऑप्शन है तो वन ऑफ देम जो है ना आंसर होता है, तो उस बेसिस पे मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। एंड देन डिसाइड करेंगे कि विद द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट एंड विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स। आई विल अगेन सजेस्ट कि आर्टिकल 368 जो नॉलेज है उसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये बस लॉ की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा है। इन केस आपके पास नॉलेज नहीं है तभी मैं ये सारी चीजें कह रहा हूँ, नॉलेज होनी चाहिए, इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इंटरनेशनल टेरिटरीज में पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर है कि वो डिसाइड करेगा, ठीक है। सो द आंसर इज विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। दो ऑप्शंस में तो हमने डिड्यूस कर ही लिया, थोड़ा नॉलेज अगर होगा तो इजिली आप आंसर तक पहुंच जाओगे, फाइन। देन सेकेंड क्वेश्चन है कि यूनियन टेरिटरीज आप कितने करेक्ट हैं और कितने ऑप्शन हैं, अरेंजमेंट देखेंगे, मैक्सिमम 2 सही हो सकते हैं, देखते हैं कितने सही हैं। पहले पढ़ के तो देखेंगे ना स्टेटमेंट, मुझे अपने नॉलेज को देखना है ना कितना आता है। तो आर्टिकल 80 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंट होते हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो ये तो वैसे गलत है, ठीक है। इट इज विद इन द परव्यू, ये क्वेश्चन मार्क है इस पे। According to the Constitution of India, the Parliament consists of the लोक सभा एंड राज्यसभा ओनली। आपको पता है बिना प्रेसिडेंशियल एसेंट के कोई भी लॉ जो है ना, मतलब कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता। तो बचपन से ये पढ़ा है कि प्रेसिडेंट भी पार्ट है इसका, मेंबर नहीं होता है लोकसभा राज्यसभा का, बट प्रेसिडेंट इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सो ये दोनों तो सिंपल गलत है, बहुत बेसिक है, नॉलेज की जरूरत है। अब ये दोनों गलत है ना तो कोई ऐसा स्टेटमेंट निकल के नहीं आएगा अगर आपको इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। देख लो, ओनली ये तो गलत है, 1 3 गलत है एंड 2 3 में 3 गलत है, तो ये 3 तो यहीं ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, सो अब एक चीज मुझे कहनी है, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं देता हूं, आर्टिकल 329 क्लॉज बी आप पढ़ लेना कि जो इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है ना, उसको मतलब कि इलेक्शन कमीशन नहीं देखता है, हाई कोर्ट देखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, मनी बिल जो है ना से रिलेटेड कौन सा करेक्ट है। अब इसमें मैक्सिमम 3 सही हैं, देख लेते हैं कौन से सही लग रहे हैं आपको और किसको होल्ड पे पहले रखते हुए आगे हमें बढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल 109 मेंशंस ए स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। देखो 110 तो हमें पता है मनी बिल को डिफाइन किया गया है, 109 में भी कई लोगों को ना पता हो, कई लोगों को पता हो, बट इतना तो है कि पास में है, मतलब कि 109 1011 ये बहुत पास है, तो मनी बिल के रिलेटेड तो वैसे आता है दिमाग में, यूजुअली अगर सोचो ना तो आपके माइंड में आएगा कि यार पास में है तो हो सकता है, फाइन। नहीं पढ़ा है इन दैट केस तो इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये तो सही है ना, मनी बिल के बारे में थोड़ा तो नॉलेज है ना कि वो इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ये भी सही है, राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर है। फोर्थ स्टेटमेंट, amendments to money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by लोक सभा, ये दोनों एक दूसरे को वैसे ही काट रहे हैं, तो चौथा गलत है, एक स्टेटमेंट गलत आ गया, फाइन। अब 4 स्टेटमेंट्स में से एग्जाम हॉल में मे बी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बी के साथ जाएंगे, 2 एंड 3 उनको सही लगेगा, एंड 109 पे वो श्योर नहीं है तो मे बी 1 2 3 के साथ ना जाए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 109 जो है पास में है, तो थोड़ा बहुत हम इस हिसाब से नियरनेस के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि यस दिस कैन बी द आंसर, फाइन। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। अब इसका टोन बहुत मैटर करेगा, इजी क्वेश्चन है वैसे,
कि प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो एक होता है गवर्नमेंट कह लो बिल लाती है, मतलब मिनिस्टर्स बिल लाते हैं, दूसरा जो एमपीज हैं, इंडिविजुअल एमपीज, वो बिल लाते हैं, उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। और वो किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट जो कोलिशन जो गवर्नमेंट में है उसमें से किसी भी पार्टी से वो प्राइवेट मेंबर हो सकता है, या अपोजिशन से भी हो सकता है। तो इसमें ये कह रहा है, एक तो टोन देख लो ना, इस ऐसे क्वेश्चन में मैंने बोला टोन की ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, वही प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है, ऐसा होगा? ये तो वैसे भी गलत लग रहा है। रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। इसको बस सोचो कि इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, मतलब 75 प्लस ईयर्स हैं, तो पहला, अगर ये कहता है कि रिसेंटली पास हुआ है तो मैं मान भी लेता, लेकिन रिसेंटली फर्स्ट पास हुआ है, दैट शुड बी अ क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों गलत हैं। ये टोन बेस्ड जो है ना ऑप्शन, जो है ना, आप आंसर पे पहुंचोगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज, बिल जो है लैप्स कब करती है? तो लोकसभा जो है में पेंडिंग है, मतलब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया और पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास स्क्रूटनी के लिए भेज दिया गया है, तो लोकसभा अगर डिसॉल्व होगी तो ऑब्वियसली, अभी तो बिल पास भी नहीं हुआ है, तो डिसॉल्व होने के चांसेस हैं। पहला स्टेटमेंट वैसे ही मुझे गलत लग रहा है। द बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड द पेंडिंग इन द राज्यसभा लेप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अब इसमें एक डिग्री आगे बढ़ गए, अभी लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा के पास भेज दिया और लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अगेन जिस लोकसभा ने भेजी थी वो तो डिसॉल्व हो गई, लॉजिकली सोचो तो ये भी गलत है। ठीक है, एंड तब इस क्वेश्चन में अगर देखो तो मैक्सिमम 2 करेक्ट हो सकते हैं और एक मिनिमम एक करेक्ट हो सकता है। सो 1 तो कंप्लीटली ये सही, सॉरी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। हाँ, मतलब मैक्सिमम 2 सही हो सकता है और मिनिमम 1 हो सकता है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों तो मुझे वैसे ही सही नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट भी हम पढ़ लेते हैं। अ बिल इन द रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज हर इंटेंशन टू द समन टू द हाउसेस टू ज्वाइन सिटिंग लैप्सेस। ये देखो, अगर कोई बिल को प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि उस पर डेडलॉक अगर है तो ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू उसको रिजॉल्व किया जाए, एंड लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, तो क्या उस केस में बिल जो है वो लैप्स कर जाएगी? नहीं। मैक्सिमम तो वैसे भी 2 करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें मैं नहीं उम्मीद करता हूँ, अगर आपको नहीं आता है उस समय में देख सकते हो ऑप्शन का अरेंजमेंट क्या है और प्लेसिंग क्या है और टोन क्या है, ये तीनों मैटर करेगा, नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिक्स्थ इज, विद द रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो वही कंपैरिजन है मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में। पता है फाइनेंस बिल जो है 117 के अंदर आता है, 2 तरह के फाइनेंस बिल होते हैं, देख लेते हैं। टोन, ऐसे क्वेश्चन में टोन देख लीजिएगा, अगर एब्सर्ड लगे, गलत कुछ लगे तो उसको एलिमिनेट कर देना। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ठीक है, मनी बिल के केस में जो है ना वो रिजेक्ट नहीं कर सकती है राज्यसभा। फाइन, तो ये स्टेटमेंट अगर देखो तो जनरल सा लग रहा है, कोई एक्सट्रीम सेंटेंस मुझे नहीं लग रहा, मेरे हिसाब से आराम से बता रहा है, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। तो यस, when the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only make a recommendation, it can only make recommendations। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है, हमने यहीं से किया। In the case of disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill. Let me see. When the Lok Sabha transmit finance bill to the Rajya Sabha, it can amend। हाँ, इसमें मुझे यही डाउट था कि यूपीएससी ने इसका आंसर 2 करेक्ट बोला है, ओनली 2 करेक्ट बोला है। अब यूपीएससी ने इसका आंसर ओनली 2 करेक्ट बोला है, तो हमें ना एक बार फिर से इस क्वेश्चन का आंसर देखना चाहिए। 1 मिनट दे दीजिए मुझे।
सॉरी, चलिए क्वेश्चन पे। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। हाँ, कर सकता है, ये तो बिल्कुल सही है। और इसका आंसर यूपीएससी ने बहुत डिस्प्यूटेड है। अगर तीसरा स्टेटमेंट भी पढ़ो, तो इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, देर इज नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल। ज्वाइंट सिटिंग तो हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल के लिए नहीं होता है। फाइनेंस बिल के लिए हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल्स के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये देर इज नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल, बट अ ज्वाइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल। नेसेसरी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, बट यूपीएससी के आंसर की में थोड़ा डिबेटेबल है कि इसको करेक्ट माना गया है। एंड व्हेन इट कम्स टू सेकंड स्टेटमेंट जस्ट सी, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस। ये स्टेटमेंट मुझे डिस्प्यूटेड लग रहा है, बट क्योंकि मतलब मैं अगर याद कर पाऊँ अभी, तो मुझे लगता है रिजेक्ट नहीं कर सकता है, बट अमेंड कर सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना। बहुत दिन से रिवीजन नहीं हुए तो दिमाग से निकल गया, ये कंफ्यूजन मुझे भी है। बट इसका आंसर जो है ना ओनली 2 है, और ये यूपीएससी मान रहा है कि ये सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। यूपीएससी ने स्पेसिफिकली ऐसे बताया नहीं कि कौन सा सही है, ऐसे बता भी नहीं सकते, बट आपको डिसाइड करके मैं इसको रीचेक करके डाल दूंगा जो हमारा कमेंट सेक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोन मैटर करेगा। इस क्वेश्चन में प्योर नॉलेज चाहिए, किस तरह से पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। तो 90% 99% बच्चे यहाँ पे ऑल मार के आएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए ऑप्शंस का प्लेसमेंट भी मैटर करता है। देखो 3 वाले ऊपर नहीं है, और 4 वाला ऊपर है, और 5 वाला जैसे होता है वैसे ही है। तो कोई रीजन होगा छुपा हुआ, थोड़ा सा इसको सोचिएगा। इजी है। फोर्थ स्टेटमेंट नहीं होगा, ये आपको मैंने बता ही दिया। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो उसको लेकर जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री कमिटीज और पब्लिक अकाउंट्स, ऑन पब्लिक अकाउंट्स जो है ना, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 25 मेंबर्स होते हैं? नहीं, आई थिंक 22 मेंबर्स होते हैं, 15 + 7। तो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट अगर गया, ये दोनों बचते हैं। अब 2 देखना है सही है या नहीं। स्क्रूटनाइजेज एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यस, ये तो सही है। पार्लियामेंट्री जो फाइनेंस कमिटी है वो करती ही है। सेकेंड स्टेटमेंट सही होगा। एंड एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ सीएजी का, तो ये भी तो सही है। तो 2-3, मतलब कि 2 अगर सही तो 3 तो हो ही जाएगा, जिस तरह से ऑप्शन सेट किया गया है। फाइन। लास्ट क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल जो है ना, इसको हम कर भी चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं सॉलिसिटर जनरल का जो पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स, मतलब अटॉर्नी जनरल के साथ साथ सॉलिसिटर जनरल भी 2 ऑफिसर्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग्स में। ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज है यहाँ पे, प्योर नॉलेज लगाइए। सॉलिसिटर जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, इसको बनाया गया सो दैट दे कैन हेल्प अटॉर्नी जनरल। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। तो वैसे ये कन्वेंशन है कि दे रिजाइन, आई मीन ही रिजाइंस, ही और सी रिजाइंस, बट ऐसा कुछ नहीं है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, आई थिंक आर्टिकल 76 क्लॉज 4 में ये है कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे है, जब मन मर्जी होगा तब प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं। इवन गवर्नमेंट चला भी जाए ना, मतलब नई गवर्नमेंट बने तो भी वो कैरी कर सकता है। तो ये दोनों गलत हैं, ठीक है। अपने स्कोर्स आप लोग बता दीजिएगा, एंड थोड़ा सा बताइएगा कि मैंने ये जो प्रोसीजर्स, ऑप्शंस अरेंजमेंट या ऑप्शंस प्लेसमेंट या टोन वाला जो मैथ टेक्निक्स आज आप लोगों के साथ साझा किया है, शेयर किया है, आप लोगों को कैसा लगा। ये टीडीएफ का आज का क्वेश्चन है। मतलब कि why is it important to ensure separation of powers between various organs of the state? सीधा क्वेश्चन है। सेपरेशन ऑफ पावर्स कोर्ट डिमांड हम देख लेते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। एंड सेकेंड थिंग इज also explain Indian model of separation of power with the relevant provisions in the constitution। इंडियन मॉडल क्या है कि स्ट्रिक्ट हम एसओपी फॉलो करते हैं या फ्लेक्सिबल है, इसको एक्सप्लेन करना है विथ कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है, मतलब कि आर्टिकल्स। बता देता हूं, पता ही होगा। 50,
121, 122, 361 और भी कोई आर्टिकल्स हैं, अगर आपको याद होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है, आप अपने आंसर्स में यूज कर लीजिएगा। सो पहले इंपॉर्टेंट क्यों है एसओपी, दूसरा इंडियन कंटेक्स्ट में इंडियन मॉडल ऑफ एसओपी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से दिखाना, ये दो कोर डिमांड है। हम इस क्वेश्चन को कैसे इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हम मतलब कि स्कॉलरली व्यू दे सकते हैं, किसी ने डिफाइन किया है, या बता सकते हैं कि एसओपी क्या होता है, ठीक है। फाइन, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की यहाँ भी बात की जा सकती है कि इंडिया में जो एसओपी है आर्टिकल 50 की बात की जा सकती है, ठीक है। एंड एक जो रिलेशनशिप वाला वैल्यू एडिशन करते हैं ना बच्चे, वो मैं देखूंगा आज डायग्राम्स कितने अच्छे बनाते हैं, वो इंट्रोडक्शन के साथ ही नेक्स्ट बना दीजिएगा कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर, तीन ऑर्गेन्स होते हैं ना, एंड ये एग्जीक्यूटिव, इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम्स बच्चे बनाते हैं, मैं देखूंगा। अब इंपॉर्टेंस क्यों है, 4-5 रीजंस दे दीजिए, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से इंडिविजुअल राइट्स बची रहे, लिबर्टी एंड ऑल, इस तरह से 4-5 पॉइंट्स जनरेट कर लीजिए। और उसके बाद इंडियन मॉडल कैसा है, आपको पता है इंडियन मॉडल कैसा है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ओवरलैपिंग होती है, तो इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को दिखाते हुए 4 पॉइंट्स लिख दीजिए। एंड देन वी हैव कंक्लूड कर देना है कि क्यों इंडियन मॉडल ऑल्दो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है लेकिन यूनिक है। अगर मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, JAC, मैंने सीनियर से सीखा है कि J फॉर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, अगर हर पॉलिटी के क्वेश्चन में ट्राई करना चाहिए कि तीनों निकल के आ जाए। J फॉर जुडिशियल जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं, A फॉर आर्टिकल्स हैं, एंड C फॉर कमिटीज। अगर इससे रिलेटेड कुछ आपके पास वैल्यू एडिशन है, ARC वगैरह हो गया, या कोई लॉ कमीशन है, या कमिटीज बैठी है, तो वो भी आप अपने आंसर्स में कोशिश किया कीजिए कि पॉलिटी का वैल्यू एडिशन ऐसे ही होता है। मिले तब, नहीं मिले तो इररिलेवेंटली इंक्लूड नहीं कर देना है, ठीक है। सो ये है आपके टॉपर की कॉपी आज ये रही, देख लीजिएगा, एंड 7 to 9 PM आंसर सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम फिर हमारे आज के करंट अफेयर्स पे। उसके बाद हम जो है, हाँ, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, इन दोनों को कवर करेंगे। थोड़ा अटेंटिव होके आप लोग सुनिएगा। सो पहला आर्टिकल है, आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो गए हैं भूटान फॉर 2-day विजिट, ऑन 2-day विजिट, एंड इसी में उन्होंने एक बयान दिया है अपने स्पीच के दौरान, जो दिल्ली में हुआ, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसी को लेकर उन्होंने बोला कि कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, स्पेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसी में एक चीज और है कि ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल हो रहा है भूटान में, जो कि एक 16-day इंटरनेशनल इवेंट है, थिम्पू कैपिटल है एज यू नो। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो भूटान में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में ही मोदी जी गए हैं, और ये कोइंसाइड कर रहा है जो भूटान के 4th जो किंग रहे हैं, जिनको K4 कहा जाता है, जिग्मे सिंगे वांगचुक, अभी करंट किंग 5th उनके सन है, तो उनका भी बर्थडे अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये दोनों चीजें एक साथ हो रही थी, तो इसी को लेकर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वहां गए हैं पार्टिसिपेट करने। आपको पता है कि भूटान जो है ना कार्बन नेगेटिव कंट्री है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, नेम 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो कि कार्बन नेगेटिव है। कार्बन नेगेटिव का मतलब समझते हो, जितना आप एमिट कर रहे हो, जो गैसेस हैं ग्लोबल वार्मिंग के, मतलब उसके रीजंस, उसकी वजह से जो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, और जितना आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो आप एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहे हो रैदर एमिशन के। तो 3 ही कंट्रीज ग्लोबली हैं, तो उसमें वन ऑफ द कंट्री जो है ना भूटान भी है। तो आपको उन 2 कंट्रीज के नेम कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो भूटान जो है ना एक तरह से मैसेज देता है पीस का, जैसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, उस पैरामीटर में भूटान सबसे आगे है, हार्मनी एंड इन्वायरमेंटल बैलेंस का। तो इस फेस्टिवल को हम ना देख सकते हैं, ये स्टेट PCS वगैरह में काम आता है, हमारे काम का नहीं है। बस मुझे आप लोगों को एक कंटेक्स्ट देना था कि क्यों प्राइम मिनिस्टर गए हैं, एंड इस पे कुछ सब्सटेंटिव आर्टिकल जब आएगा ना
कि क्या एक्चुअली हुआ, क्या हमने पाया, क्या एग्रीमेंट्स हुए, एमओयू साइन हुए, तो उस पे उसके बाद मैं आपको वो एक तरह से एनालाइज करके दिखाऊंगा, ठीक है। सेकेंड आर्टिकल है, ये मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल भी कह सकते हो और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ट्राइफेड हम इसको एक तरह से रिवाइज करेंगे, यूपीएससी इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन ये है, आर्टिकल ये है कि ट्राइबल जो हमारी मिनिस्ट्री है ना, ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो इसका एम है फैसिलिटेट बिजनेस लिंकेजेस एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया। मतलब कि फर्स्ट थिंग इज facilitate business linkages and second is attract investment for the tribal entrepreneurs। इसके लिए इसको जो है ना ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन दो रीजंस की वजह से मेनली। अब मुझे ये बताना है आपको, इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है कि 150th बर्थ एनिवर्सरी हम जो है मनाने, जो ट्राइबल आइकन है बिरसा मुंडा, आपको पता होगा संथाल बिरसा मुंडा को लेकर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आई थिंक मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। तो मुंडा रेबेलियन से रिलेटेड क्वेश्चन आप इस तरह से आप इसको देख सकते हो, बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा ही। तो कॉन्क्लेव इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सेलिब्रेशन मार्किंग उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। हाँ, तो अब इसी आर्टिकल को हम ना ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसको यूज कर सकते हैं एसटीज के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है। तो ये ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव को हम स्पेसिफिकली अगर लिखेंगे तो हमें नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। इसी में मिनिस्टर ने एक चीज़ और कहा कि मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा गया, जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ट्राइफेड जो करती है और जो ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव इसमें क्या डिफरेंस है। तो मिनिस्टर ने कहा कि ट्राइफेड जो है ना, उनका काम होता है ऑब्जेक्टिव प्रमोट मार्केट एंड ट्राइबल प्रोडक्ट्स इंश्योरिंग फेयर प्राइसेस एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फॉर ट्राइबल आर्टिसियंस एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स। तो ये ट्राइफेड का काम होता है ये प्रमोट करना, और वो कैसे प्रमोट करते हैं? ट्रेड फेयर्स के थ्रू, मतलब ये जो मार्केट प्लेस एक्टिविटीज है इसके थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखो तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, नोडल मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स। स्टेटस क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसके की इनिशिएटिव्स देख लो, ट्राइब्स नाम से है, इंडिया स्टोर्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग ट्राइबल प्रोडक्ट्स, एंड वन धन विकास केंद्र जहाँ पे वैल्यू एडिशन एंड स्किल ट्रेनिंग की जाती है ट्राइबल लोगों की, ठीक है। हो गया रिवीजन, चलें आगे। नेक्स्ट है AQI जो है ना दिल्ली में वो खराब हो रहा है, हमें CAQM को एक तरह से एक स्टैट्यूटरी बॉडी है उसको रिवाइज करना है, और ये इसकी इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स में अगेन होता है और मेंस में भी हो सकता है, बट प्रीलिम्स में खास करके जो ऐसे बॉडीज हैं CPCB, CAQM, इस पे क्वेश्चन पूछता है। सो established under the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act 2021 में ये आया। स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको इसी एक्ट से मिली है। जुरिस्डिक्शन इसका पूरा दिल्ली NCR है, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश का जो एडजॉइनिंग एरियाज है। पर्पस क्या है? कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर करना एंड इम्प्लीमेंट मेजर्स टू प्रिवेंट कंट्रोल एयर पोल्यूशन, ठीक है। इन्हीं रीजन्स में, मतलब दिल्ली NCR में पोल्यूशन को कंट्रोल करना, उसके लिए इसको पावर्स दी गई हैं एंड फंक्शन करता है इन्फोर्स पोल्यूशन कंट्रोल लॉज यूनिफॉर्मली अक्रॉस NCR स्टेट्स एंड ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP। आपको पता है कि GRAP के लेवल्स होते हैं, अभी 3rd लेवल जो है ना वो अप्लाई किया गया है, और वो डिपेंड करता है AQI लेवल्स पे। तो इमरजेंसी मैकेनिज्म टू कंट्रोल दिल्ली NCR एयर पोल्यूशन बेस्ड ऑन AQI लेवल्स, और ये इम्प्लीमेंट कौन करता है? CAQM जो है इसको लेकर ऑर्डर्स देता है, ठीक है। और इसी जो CAQM है वो कोऑर्डिनेट करता है जो CPCB आपको पता है, SPCB एंड NGT। फाइन, रिवीजन हो गया कहाँ से ये एक्ट आया है, ये बॉडी कहाँ से आई है, स्टैट्यूटरी स्टेटस है, मतलब जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, और इसका पर्पस क्या है। फाइन, और जो ग्रैफ 3 अभी लगाया गया है तो उसमें क्या किया जाता है? एयर पोल्यूशन जो एयर AQI है उसके लेवल को, मतलब कि एक इमीडिएट मेजर है कह सकते हो, लॉन्ग टर्म मेजर नहीं है। और स्कूल जो है ना 5 साल से कम के बच्चे, ग्रेड 5 से कम के बच्चे को ना, उनको हाइब्रिड मोड में, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के लिए मतलब सरकार जो है ना ये
गाइडलाइंस देती, CAQM गाइडलाइंस देती है, और पहला है कंस्ट्रक्शंस वगैरह रोक देती है, ठीक है ना। यही है, इतना नहीं समझना है, बेसिक समझना था CAQM। अब मैं ना एक चीज कहूंगा आप लोगों से, फर्स्ट आर्टिकल जो इस अभी देख रहे हैं, दिस इज द थर्ड आर्टिकल ऑफ द डे, इसमें हम देख रहे हैं पोल्यूशन से रिलेटेड जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेकेंड में हम देखेंगे जो स्पेसीज, इंडेंजर्ड स्पेसीज है। तीसरे में देखेंगे COP में, UNFCCC में क्या हो रहा है। उसी से रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस जो एडिटोरियल है, सॉरी इंडियन एक्सप्रेस जो एक्सप्लेन्ड है, उसमें भी ये आया है, तो इसमें US की पोजीशन देखेंगे। एंड देन जो एमिशन गैप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंदर जो एमिशन गैप रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, उसको भी हम देखेंगे। सो ऑल टुगेदर एनवायरमेंट से ही रिलेटेड सारे आर्टिकल्स हैं, ये प्रीलिम्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्क दिया था, एक कीवर्ड उन्होंने बोला था इंटर जनरेशनल इक्विटी। सो क्या है इसको देखेंगे। एंड 2 स्पेसीज जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं वो न्यूज में है, इसी आर्टिकल में ये आया है, दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। एंड लेसर फ्लोरिकन जो इंडियन ही स्पेसीज है, इसको भी हम देखेंगे, उनका IUCN स्टेटस एंड ऑल जो है ना, उसको हम एक तरह से एनालाइज करेंगे। सो सबसे पहले इंटर गवर्नमेंटल इक्विटी एक टर्म जो है ना यूज किया गया है। क्या मतलब इसका, इट इज अ environmental principle that suggests natural resources must be used equitably, ensuring that the present generations meet their needs without compromising the ability of future generation to meet theirs. Simple है, इंटर जनरेशनल इक्विटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा, उसी के तर्ज पे है कि हम प्रेजेंट नीड्स को पूरा करें और फ्यूचर के लिए भी प्रोटेक्ट करके प्रिजर्व करके रखे। अब देखो ये ह्यूमन सेंट्रिक है, आई मीन इंसान के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं, मतलब कि प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट फॉर द सेक ऑफ पीपल, नॉट द सेक ऑफ नेचर इटसेल्फ, ठीक है। तो इसी पे इंटर जनरेशनल इक्विटी को ना सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क में बोला कि ये वेस्टर्न तरीका है। द कॉन्सेप्ट इज एंथ्रोपोसेंट्रिक ह्यूमन सेंटर्ड, जैसे मैंने बोला, इट व्यूज कंजर्वेशन थ्रू द लेंस ऑफ ह्यूमन बेनिफिट रादर द इंट्रिंसिक इकोलॉजिकल वैल्यू। एंड जस्टिस नरसिम्हा जो है उन्होंने नोट किया, मतलब रिमार्क दिया कि ये बिब्लिकल रूट्स है, मतलब कि प्लेसिंग ह्यूमंस अबव अदर स्पीसीज हेंस मे नॉट इफेक्टिवली प्रोटेक्ट नॉन ह्यूमन लाइव्स, ठीक है। और ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कंजर्व करने का, ना कि इंडियन कॉन्सेप्ट है। अब 2 स्पीसीज जो इसको लेकर न्यूज में है, तो पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड्स में आपको दिखेगा, राजस्थान के मेनली जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उसके आसपास, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में भी दिख जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका स्टेटस, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये वाला स्पेसीज जो भी है सेकेंड वाला, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। थ्रेट्स क्या है, पावर लाइन्स, ठीक है, उससे कोलाइड कर जाते हैं, हैबिटेट लॉस, हंटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये इनकी वजह से इनकी जो है ना हैबिटेट जो लॉस हुई है। एंड देन कंजर्वेशन, इसको शेड्यूल 1 के अंदर तो किया ही जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दोनों का स्टेटस सेम ही है ऑल टुगेदर। एंड जो 1 मिनट मुझे दे दीजिए। एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी वजह से मतलब बार बार, क्योंकि घर में होता है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, थोड़ा आज डिले हो गया। हाँ, तो इन दोनों को आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, दोनों का क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये जो है स्टेटस है, WPA जो है वो शेड्यूल 1 के अंदर आता है। और दोनों के थ्रेट्स अगर देखो तो पहला का पावर लाइन की वजह से है मेनली, यहाँ पे हैबिटेट डिग्रेडेशन, कन्वर्जेंस ऑफ ग्रासलैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड हंटिंग, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो यही है दोनों आर्टिकल्स, मतलब दोनों का कंपैरिजन। ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, इंटरजेनरेशनल इक्विटी, जिसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बोला जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एंड इंडिया में ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। और ये ह्यूमन सेंट्रिक है रादर नेचर सेंट्रिक। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया यूज ऑफ ये COP को लेकर जो हमारी डेलीगेशन गई है, उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है
जो हमारी मेट है ना, वो बार बार आ रही हैं जा रही हैं, उनकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है और घर में कोई है नहीं। ठीक है, तो जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये कीवर्ड न्यूज़ में है। और दो जो ग्रुपिंग्स हैं, इनफॉर्मल ग्रुपिंग्स, उसको देखेंगे, और ये क्लाइमेट रिलेटेड ग्रुपिंग्स है जिसका इंडिया मेंबर है। पहले मैं बता देता हूँ कंटेक्स्ट की। सीओपी आपको पता है जो है ब्राज़ील में हो रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट है, 30th सीओपी है ये, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कह लो। तो इसमें इंडिया की जो डेलीगेशन गई है, उन्होंने एक सबसे पहला रिमार्क जो हमारी साइड से आया वो ये है कि जो पेरिस एग्रीमेंट या यूएनएफसीसी का जो फ्रेमवर्क है, उसके अंदर है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसको चेंज ना करे, ये बोला है, उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज ना हो। ठीक है, ये इंडिया ने सवाल उठाया है कि ये होना नहीं चाहिए। सो इट इज़ अ कोर प्रिंसिपल है क्या ये सीबीडीआर? इट इज़ अ कोर प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ, स्पेशली अंडर द यूएन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो कॉमन हर कोई ट्राई करे अपने साइड से, बट इट शुड बी डिफरेंशिएटेड। इसका मतलब यही है ना कि अपने तरफ से हर कोई कंट्रीब्यूट करे कि जो एमिशन है वो कम हो, बट डिफरेंशिएटेड हो, मतलब कि कोई डेवलपिंग कंट्री है और कोई डेवलप्ड हो चुका है, तो दोनों में फ़र्क होना चाहिए, दोनों के रिस्पॉन्सेस डिफरेंट होना चाहिए, इसमें दोनों के एक्शंस डिफरेंट होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसकी अभी इकोनॉमी बन ही रही है, मतलब ग्रो ही कर रही है, और डेवलप कंट्रीज़ की ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक है, तो यही सीबीडीआर है। इंडिया नहीं चाहता इसमें छेड़छाड़ हो। दो ग्रुपिंग्स है, एलएमडीसी एंड बेसिक ग्रुप। एलएमडीसी कौन से ग्रुप, मतलब कि कितने कंट्रीज हैं? तो अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशंस, मतलब कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जब डिस्कशन होता है ना, तो दो ग्रुप्स इमर्ज करते हैं। एक तो ये एलएमडीसी है, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, नाम से ही आपको क्लैरिटी मिलती है, शेयर कॉमन इंटरेस्ट ऑन इन क्लाइमेट निगोशिएशंस एंड रिप्रेजेंट्स नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्यों? इसमें इंडिया, चाइना, देखो पाकिस्तान भी है। बहुत कम जगह ऐसा है कि इंडिया पाकिस्तान सेम पेज पर आते हैं, लेकिन एलएमडीसी में इंडिया पाकिस्तान साथ में, चाइना के साथ चाइना भी आ जाता है, एंड इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तो पॉपुलेशन तो वैसे भी 50% पास कर ही जाएगा, क्यूबा, इजिप्ट एंड अदर्स, बट ध्यान रखना पाकिस्तान भी है। और ये क्या एडवोकेट करता है? इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस, एम्फेसाइजिंग दैट द डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट प्रोवाइड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। कि डेवलप्ड नेशन जो है ना, डेवलपिंग नेशंस को एक तो पैसा फाइनेंस दे, एंड दूसरा टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करे टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिस्टोरिकल एमिशंस। फाइन, उन्होंने जो एमिट किया है पास्ट में, तो उसको लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एंड देन वी हैव बेसिक ग्रुप, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना, 4 कंट्रीज हैं। ये भी एक तरह से एक कॉलिशन है, मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये आपने ब्रिक्स पढ़ा है, उसी से थोड़ा बहुत सिमिलर है। बस रशिया नहीं है इसमें। कोऑर्डिनेटिंग पोजीशंस ऑन क्लाइमेट इशूज। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और मुझे ऐड करना है कि बाकू अजरबैजान में जो मीट हुआ था, तो 1.35 ट्रिलियन एनुअली डिमांड है डेवलपिंग कंट्रीज़ का कि उन्हें मिलना चाहिए, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया कि 300 बिलियन एनुअली ही हम दे पाएंगे। ठीक है, तो COP29 में ये हुआ था कि अब एनुअली 300 बिलियन मिटिगेट करना, क्लाइमेट चेंज को लेकर अडेप्ट करना, ये पैसे मिलेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को फ्रॉम डेवलप्ड नेशन। ठीक है, ये पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। इस आर्टिकल में बेसिकली इंपॉर्टेंस है यूएस का। देखो, यूएस दुनिया का सबसे बड़ा एमिटर है, ये इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिया है। सॉरी, दुनिया का सबसे वर्ल्ड्स देखो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिस्टोरिकल एमिटर रहा है। मतलब हिस्टोरिकली देखे तो सबसे ज़्यादा एमिशन इसने की। करेंट में चाइना है, नॉट यूएसए। देन सेकेंड थिंग इज, यूएसए के पास ना मतलब टेक्नोलॉजी भी है, इस चीज़ को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। एक तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी इनके पास एबिलिटी भी है, और तीसरा फंडिंग। ये तीनों एस्पेक्ट में यूएसए इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को पेरिस एग्रीमेंट, मतलब यूएसए को पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकाल लिया, बट रिमेंबर कि यूएनएफसीसी का अभी भी पार्ट है यूएसए। हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको लगे कि हाँ पेरिस एग्रीमेंट से तो बाहर हो गया है, तो यूएनएफसीसी से भी हो जाएगा। नहीं, इससे बाहर नहीं हुआ है। ठीक है, यही मुझे बताना था यूएस की इंपॉर्टेंस। देख लो, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिस्टोरिकल एमिटर ग्रीन हाउस गैसेस एंड ऑल्सो द कंट्री विद द ग्रेट फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट हिस्टोरिकल एमिटर रहा है और अभी भी 11% टोटल जो एमिशन होता है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड द कैपेबिलिटी टू टेक द लीड इन द
फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ये दोनों में आप यूएसए इम्पोर्टेंट है, फंडिंग तो है ही। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इसमें हमें ना यूएसए की पोजीशन देखनी थी, इंपॉर्टेंस देखनी थी, क्लाइमेट चेंज जो हम प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको हम सेटल कर पाए, तो यूएसए की इंपॉर्टेंस इतनी है कि हम उनको इंक्लूड करना हमें चाहिए, यूएसए को भी समझना चाहिए, ठीक है। अब ये यूएसए की पोजीशन या इंडिया की पोजीशन ये डेटा बहुत अच्छे से बताएगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके मैंने दो को मार्क कर दिया, दो चार्ट को, मतलब डेटा सेट है, 4 चार्ट्स हैं, देख लेते हैं क्या है। पहला है नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन, अगर हम कंपेयर करें 1990 से 2024 के बीच में तो ऐसे बढ़ा है, और अभी मेट्रिक टन्स में देखें तो 57 के मेट्रिक टन्स जो है CO2 इतना 2024 में एमिशन हो रहा है। पहले 1990 में कितना होता था, 37,800, ठीक है, समझ आ रहा है। देन कम टू द सेकेंड चार्ट, टोटल नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय, अब ये कंपोजिशन पे है कि किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा एमिशन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके जो एनर्जी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा है। एनर्जी सेक्टर कैसे, मतलब कि एनर्जी पूरा निकाल लो तो ये 3 है। पहले तो पावर है, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए, देन ट्रांसपोर्ट के लिए जो एमिट हो रहा है, यहाँ से एमिशन जो हो रहा है वो हाईएस्ट है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि शेयर पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और एनर्जी सेक्टर से इतने क्वेश्चंस क्यों आते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न है इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रहा है। अगर 2024 में देखो या रिस्पेक्टिव ईयर्स में देखो तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। सो जस्ट वन एक लास्ट टाइम, एक्सट्रीमली सॉरी, आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे आप लोग समझ सकते हो, आपके भी घर में समटाइम्स इट हैपन्स। चलिए अब मैं फ्री हूँ, मैं अब जल्दी से इसको कवर करा देता हूँ। मेंस इनरिचमेंट की बात हो रही है, इन आर्टिकल्स को, इन चार्ट को आप बिल्कुल इस पे नोट्स बना लेना। मैंने नहीं बनाया, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको, मैं समझा देता हूँ, आप इस पे नोट खुद से बनाओ, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एमिशन एनर्जी जो है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो कह लो एनर्जी सेक्टर से आ रहा है। एग्रीकल्चर से देख लो, फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से देख लो, तो सबसे ज़्यादा पावर सेक्टर से, आपको पता है थर्मल पावर प्लांट से इंडिया में देखो तो बहुत ज़्यादा एमिशन होता है, 27%, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड फॉसिल जो फ्यूल से जो निकल रहा है वो CO2 वो 69% है, फाइन। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। एंड देन दिस चार्ट कि पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना है, तो सबसे ज़्यादा रशियन फेडरेशन है। क्या कोई बता सकता है कि रशियन फेडरेशन में तो पॉपुलेशन इतनी कम है, तो फिर इतना पर कैपिटा एमिशन कैसे होता है? तो उसका पीछे का रीज़न सिंपल है। एक तो वहाँ पे कड़ाके की ठंड होती है, आपको पता होगा। दूसरा, एनर्जी सेक्टर या पावर सेक्टर कह लो, बहुत ही एडवांस्ड है उधर, तो उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है और प्रोडक्शन भी होता है। तो यस, रशियन फेडरेशन का पर कैपिटा मतलब कि सबसे आगे है दुनिया में, ठीक है। एंड ये दो चार्ट जो है ना, मेनली इंडिया जो एमिट कर रहा है उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 165। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड द हाईएस्ट टू द इंक्रीज अमंग ऑल द नेशंस, मतलब चेंज जो एमिशन हो रहा है मेट्रिक टन्स में अभी 2024 के जो हमने स्टडी किया उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया का ही चेंज हुआ। बट व्हेन इट कम्स टू पर कैपिटा जो कंजम्पशन इंडिया बहुत कम है, ठीक है। मतलब कि 3 है एज कम्पेयर टू 17.9 अगर हम रशियन फेडरेशन से कंपेयर करें। नेक्स्ट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट का, एक छोटा सा जजमेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं। रैशियल डिस्क्रिमिनेशन या जो लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन होता है, यूजुअली हम क्या देखते हैं, नॉर्थ इंडियंस जाते हैं साउथ इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, तो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हिंदी बोलने पर। बट ये जो आर्टिकल है इसको इसलिए मैंने इंक्लूड किया कि केरला के 2 स्टूडेंट जो थे उनको रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनसे हिंदी बुलवाया गया इन दिल्ली। एंड सेकेंडली उनको, उनकी जो ड्रेसिंग है, मतलब जिस तरह से वो कपड़े पहनते हैं उसका भी मजाक बनाया गया। तो आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हो कि ये वन साइडेड नहीं है,
यहाँ भी जो लोग नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो यहाँ भी दिखता है। हम यूजुअली एग्जांपल क्या लेंगे, हमारा स्टीरियोटाइप इस तरह से बना है कि नॉर्थ इंडियंस के साथ होता है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वालों के साथ होता है, बट साउथ इंडियंस के साथ नहीं होता है, बट ऐसा है। तो इसी पे केरला के जो दो बच्चों के साथ हुआ तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंडेम किया। ठीक है, इसको एज एन एग्जाम्पल फॉर रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या लिंग्विस्टिक हो रहा है, इसको यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये है बहुत सुंदर आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, डिस्कॉर्ड बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड सेंटर ओवर ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, ट्रिब्यूनल आपको पता है, आर्टिकल 323 ए एंड बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इसको ऐड किया गया था। अब ट्रिब्यूनल जो है ना, कहा जाता है कि एक तरह से हायर जुडिशरी के पावर को एक तरह से, मतलब उस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उसको उस पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि नियुक्ति जो होती है ट्रिब्यूनल्स की वो सरकार ही करती है। फाइन, तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको कंटेक्स्ट दे देता हूँ, चलिए आर्टिकल पे सीधा ही चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर कॉन्फ्लिक्ट ओवर द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021। और ये 4 साल से ये लोग डिस्प्यूट में, मतलब 4 नहीं, मेरे हिसाब से 5 to 6 ईयर से ये लोग दोनों जो मतलब ऑर्गेन है ना, एसओपी हमने क्वेश्चन आज किया, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि दोनों के बीच में टसल चल रहा है। which decides how tribunals are structured, how long their members serve and how controls their functioning। अब इसके 2-3 जो प्रोविजंस है ना, उस पे एक्चुअली डिस्प्यूट है दोनों के बीच में, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन जुडिशरी, हायर जुडिशरी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट कह लो। तो क्या है, पहला टेन्योर इशू है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल मेंबर्स शुड हैव मिनिमम, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो ट्रिब्यूनल मेंबर्स हैं ना, उनके 5 साल का टेन्योर होना चाहिए मिनिमम। क्यों? इससे इंडिपेंडेंस मिलेगी एंड सिक्योरिटी मिलेगी, ये दोनों चीजें हैं जजेस को, तो अच्छे से वो डिसीजन ले पाएंगे। सेकेंड वन इज, तो इस पे गवर्नमेंट का क्या मानना है कि फिक्स्ड टेन्योर एट 4 years थ्रू द एक्ट, कॉलिंग इट अ पॉलिसी डिसीजन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि 4 ईयर हमने फिक्स किया है, डायरेक्ट 4 साल ही फिक्स किया गया है, तो वो पॉलिसी जो है ना, लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आता है पॉलिसी इस तरह से बनाना, तो आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, वो मतलब जुडिशरी से इस तरह से क्वेश्चन कर रहा है। देन एज लिमिट का भी इशू है कि मिनिमम 50 ईयर्स होना चाहिए, एक्ट के अकॉर्डिंग 50 ईयर्स रखा गया है ऐसे जजों की जब अपॉइंटमेंट होती है, बट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मिनिमम एज ऑफ 50 ईयर्स इज आर्बिट्रेरी, एक्सक्लूड्स कॉम्पिटेंट यंगर लॉयर्स। यंगर लॉयर्स को मौका नहीं मिलेगा अगर आपने 5 साल का थ्रेशोल्ड रख दिया है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एज लिमिट इंश्योर्स एक्सपीरियंसेस एंड मैच्योरिटी विद इन द पार्लियामेंट्स राइट टू डिसाइड। ठीक है, अगेन अपना पक्ष गवर्नमेंट ने रखा। जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, इस मतलब इन दोनों अगर मतलब कि प्रोविजंस पे जिस पे डिस्प्यूट है, एक तो टेन्योर, दूसरा एज, तो इससे हमें साफ दिखता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक तरफ जुडिशरी इस चीज पे जोर दे रही है, और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पॉलिसी जो है लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर आता है, जो कि हम पार्लियामेंट के थ्रू पास करवा रहे हैं, तो आप हमें हमारे डोमेन में क्यों मतलब इंटरफेयर कर रहे हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट रिएक्टिंग स्ट्रक डाउन, और इस दौरान ना मल्टीपल टाइम्स जो है रिविजन्स हुए, ऑर्डिनेंसेस आए, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उसे चेंज करता रहा और सवाल उठाता रहा है। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली फिर से पूछा है कि आप क्या चाहते हो, मतलब एक टाइम फिक्स कर दिया है। अब देखो इसको लेकर एक लैंडमार्क जजमेंट है इन 2019, नोटिफाइड रूल्स वर स्ट्रक डाउन। जो नोटिफाइड रूल्स आया था इसी को लेकर, जुडिशियल जो ट्रिब्यूनल के जजेस को अपॉइंटमेंट को लेकर, एक्ट तो बाद में आया 2021 में आया, उससे पहले ही उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब इस तरह से नियुक्ति जो हो रही थी, रोजर मैथ्यू केस, इसको आप जॉट डाउन कर लेना, ये मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट की, उसकी बात हो रही है। ठीक है, सेंटर्स व्यू क्या है कि जुडिशरी इज इंटरफेयरिंग इन पॉलिसी मैटर्स रिजर्व फॉर पार्लियामेंट। फाइन, वैकेंट, और इसका क्या असर पड़ रहा है इन दोनों के बीच जो डेडलॉक है। हमने लोकसभा राज्यसभा के डेडलॉक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस कर रखे हैं इन सर्टेन कंडीशंस, बट व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, तो वहां आपके पास ऐसा कुछ नहीं है मैकेनिज्म। तो दोनों एक दूसरे के से लड़ रहे हैं और कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला रहा। आगे क्या होगा, लेट अस सी। ऑल्सो वैकेंसीज इसकी वजह से ना, मतलब कह लो तो इस स्टैंड ऑफ की वजह से जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें वैकेंसीज बढ़ती जा रही हैं। और आप
इसको जॉट डाउन कर सकते हो कि कौन सी ट्रिब्यूनल में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। यही है ये पूरा आर्टिकल, इसको मैंने कवर किया। आपको पता है ट्रिब्यूनल क्या होता है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी होता है। हमने ये सारी चीज़ें कर ली है, बेसिक है। किन प्रोविजंस पे क्वेश्चंस हैं, एक तो टेन्योर क्या होना चाहिए, 4 ईयर्स रखा है पार्लियामेंट ने, बट जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोल रही 5 साल होनी चाहिए। एंड दूसरा जो मिनिमम एज है वो सुप्रीम कोर्ट कहती है 50 ईयर्स जो रखी गई है बाय द पार्लियामेंट, उसको कम करना है। तो इसी पर सवाल उठ रहा है। एंड सेपरेशन ऑफ पावर में हम इस एग्जाम्पल, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो डिस्प्यूट होता है, जो डेडलॉक होता है, इस पे हम इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं। माइट बी ट्रिब्यूनल्स एक्ट 2021 पे इन प्रोविजंस पे क्वेश्चन में मेंस में पूछ लिया जाए, ठीक है। क्लैरिटी मिल गई। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंडियन एक्सप्रेस कवर कर लिए, 2 एक्सप्लेन के आर्टिकल्स, हिंदू के 8 आर्टिकल्स को मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 आर्टिकल्स को मैंने इंक्लूड किया। मैड टेक्निक हो गया हमारा, ठीक है। देन मैड एक्सक्यूट के जो है ना टॉपिक वाइज हमने PYQ डिस्कस कर लिए। एंड उसके बाद वी हैव जो TDF है, टॉपर्स कॉपी से, ठीक है। यही रहेगा कल से। आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो, अगर कुछ और सजेशन दे सकते हो तो दे दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर। एंड और क्या, टेक केयर और खुश रहिए।